अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वर्दा शुजा और रिजवान रौनक मेरा घर मेरी जन्नत के इस चंक में आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यूज़ ट्रांसमिशन हमारी जारी व सारी है और मकसद यही है, कोशिश भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फ़राहम की जा सके। और उसके साथ साथ जैसे सिनेरियो बदलता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि शुरू में कोविड-19 आया, नॉन सीरियस लिया गया, उसके बाद आगाही मुहिम प्रॉपर तरीके से शुरू की गई और कोशिश ये की गई कि हर जगह पर, हर इलाके में, हर मोहल्ले में हमारी आवाज़ पहुँचे और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। उसके बाद अब देखने में ये आ रहा है कि लॉकडाउन में नरमी हो रही है। गो के हम ये देख रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका में केसेस कुछ कम होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ कर्व जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी भी इसका ख़तरा मौजूद है। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि जो पिछले दिनों में केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें WHO की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है कि जनाब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह एक वजह यह भी है कि ख़ास तौर पर एक तो टेस्टिंग कैपेसिटी तमाम दुनिया में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, दूसरा ये कि तमाम दुनिया हमने देखा कि अब आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी करती हुई नज़र आ रही है। रिजवान, जहाँ पर हम टेस्टिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यकीनन टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन दुनिया भर में अनफॉर्चुनेटली ये तब मुमकिन हो सका है जब केसेस मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा हद तक आगे बढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में केसेस हमारे सामने आ गए हैं। WHO भी इस पर वार्निंग्स जारी कर रहा है, अपनी तशवीश का भी इजहार किया है कि जिस तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब दुनिया मुसलसल लॉकडाउन में नहीं रह सकती है और इस तरीके से मामलात नहीं चल रहे थे, बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो कोलैप्स हो गई। तो पाकिस्तान में भी और दीगर ममालिक में भी हमने देखा कि अपने कारोबारी सरगर्मियों का भी आगाज कर दिया गया है, मईशत का पहिया चलाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ SOPs पर अमल दरामद के हवाले से अगर मामलात का हम जायजा लें तो उस तरह सीरियसनेस अब अभी हमें नजर नहीं आ रही है। अभी हम पहले ट्रांसमिशन से पहले ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहे थे कि जब हमारे पास केसेस बहुत कम तादाद में थे तो आवाम की सूरत हाल टेंशन की ये थी कि वो घरों में अजानें दिया करती थी छतों पर जाकर, लेकिन अब जब केसेस जो हैं वो 50,000 से बढ़ चुके हैं तो आवाम उस तरह सीरियस नजर नहीं आती है। ईद का मौका है लेकिन हम किसी चीज पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत के ऊपर यकीनन बहुत सी चीजें हुकूमत को मद्देनजर रखनी होती हैं। एक जानिब तो हमें आवाम की सेहत को, आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना है, दूसरी जानिब मईशत का पहिया भी जारी रखना है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो है नाज़रीन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं हुकूमत के और ट्रांसपोर्टर्स का आज से ट्रांसपोर्ट चलाने का भी ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त नाज़रीन हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है जहांजेब खान खिची साहब ने, वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया जहांजेब साहब PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, लेकिन SOPs को यकीनी कैसे बनाएंगे? जहां पर हम बाकी चीजों में देख रहे हैं SOPs को नजरअंदाज किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से आप लोगों का क्या, आप लोगों ने रोड मैप मुरतब किया है? जी जी, ये देखें जी, हमने कल हमारी मुज़ाकरात हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गए। उसमें जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट के SOPs हैं उसको इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करवाएं। तो हमें उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टर्स जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा खिची साहब, ये ज़रा शेयर कीजिएगा, जो मैं देख रहा था उसमें ये जो आपके दोनों अफ्रीकैन के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसके बाद जैसे आपने कहा कि एक एग्रीमेंट हो गया है कि मोटरवे पर किराया जो है वो उस तरह रहेगा, लेकिन उसको SOP वो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको किया जाएगा फॉलो, लेकिन GT रोड पर फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जाएगा, सीट बाय सीट बसें चलेंगी। और आपको पता है कि फिर मजीद ट्रांसपोर्टर्स या बस जो कंडक्टर ड्राइवर्स हैं वो खुद भी थोड़ी सी लेवरेज ले लेते हैं, तो रश ज़्यादा GT रोड पर ही होता है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या फिजिकल डिस्टेंसिंग के उस रूल को जो उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से भी किया जा रहा है, उसको किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे आप? ये देखें, इसमें हमारी तरफ से जो डायरेक्शन जारी की गई है कि जो भी मुसाफिर होगा उसको फेस मास्क भी लगाना पड़ेगा और ग्लव्स भी पहनने पड़ेंगे। उसके अलावा हैंड सैनिटाइजेशन का पूरा उनको हमने डायरेक्शन दी है। तो अब ये देखते हैं, हमने उनको अलाउ किया है तो उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारी तो ये कोशिश है कि जो हमारे SOPs हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा खिची साहब, हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट का तो मामला आप कह रहे हैं कि इसको हम कोशिश करेंगे, मामलात को देखेंगे क्या सूरत हाल होती है। बसों के अड्डों की बात कर ली जाए जहां से लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलती है, जहां पर इंटरसिटी जो है ट्रांसपोर्ट भी चलती है, वहां पर ईद के दिनों में बहुत ज्यादा रश होता है। सोशल डिस्टेंसिंग तो हमें बाजारों में भी नजर नहीं आ रही, तो आप ट्रांसपोर्ट के अड्डों के ऊपर कैसे उसको मेंटेन करेंगे? कुछ बताइएगा कि हुकूमत ने क्या प्लान किया है इस हवाले से। ये देखिए, इस वक्त हमारी पूरी, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। इसमें हमारी ये भी ख्वाहिश है कि गरीब को जो सवारी है उसको मिलनी चाहिए।
और हमारे जो SOPs हैं जो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं उसको भी हमने इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये इन बिटवीन चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है और हम उम्मीद करते हैं कि ट्रांसपोर्टर भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव है। हमने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कल बैठ के इसी चीज के ऊपर हमने जोर दिया है कि जो हमारे SOPs हैं उनको हर हालत में हमें यकीनी बनाना है कि उसको हमने इनको फॉलो करवाना है इंशाल्लाह। अब ये इम्प्लीमेंटेशन है। अब इसके ऊपर मैं खुद आज लाहौर में हूँ, मैं खुद मुख्तलिफ अड्डों पे जा रहा हूँ और इंशाल्लाह वहाँ हम खुद ऑब्जर्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पंजाब गवर्नमेंट के SOPs हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएं। सही। अच्छा खिची साहब, ये जो SOPs दिए गए हैं या जो एक स्पेशल प्रोटोकॉल के तहत ट्रांसपोर्ट खोली गई है, ईद का रश है, डेफिनेटली परदेसियों ने जाना होता है अपने घरों में, ख्वाहिश यही होती है कि ईद जो है अपने घरों में मनाएं। तो क्या ये सिर्फ ईद तक के लिए है या उसके बाद भी इसी तरह नॉर्मल रूटीन में ये ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खास तौर पर चलती रहेगी? ये देखें, ये अब डिपेंड करेगा हमारे ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर भी, हमारी आवाम के ऊपर भी कि वो हुकूमत के साथ किस तरह कोऑपरेट करते हैं। सबसे पहले हमने अवाम की सेहत को देखना है और वैसे इस दफा जो ऑब्जर्व ये हो रहा है कि वो जो पिछले सालों में ईद के ऊपर रश हुआ करता था, अब लोग पहले ही अपने घरों को जा चुके हैं। तो इस वक्त वो तो कस्टमर अवेलेबल नहीं है जो हमें ये फील हो रहा है और जो हमें फीडबैक आ रहा है। तो इस दफा ईद के ऊपर वो रश तो नहीं है, लेकिन असल रश ईद के बाद पड़ेगा जब लोग अपने घरों से वापस शहरों में आएंगे। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल, हमारी विजिलेंस है, हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अवाम की सेहत को सबसे पहले हम देखें, उसके बाद अपने ट्रांसपोर्ट भी चलनी चाहिए और इंशाल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि इसको एक बैलेंस तरीके से हम आगे लेके चलें। खिची साहब, आपने वजह फरमाया कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं और उसके हवाले से फैसले किए जा रहे हैं। ईद के दिनों में हम तो माजी में भी देखते रहे कि किरायों में बड़ी हद तक इजाफा कर दिया जाता था। इस बार यह है कि पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में बड़ी कमी की गई है, आवाम को रिलीफ पहुंचाया गया है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को उसके लिए पाबंद करना कि वो अपने किरायों को मुनासिब हद तक या कोई तय किया गया हो किरायानामा, इस पे भी बताइए। बिल्कुल, वो हमारा कल ये डिसाइड हुआ है कि 20% हम किराए कम होंगे जो हमारी इंटरसिटी सर्विस चलेगी। सिर्फ मोटर वे के हद के ऊपर जो हम एक सीट खाली होगी उसके ऊपर हमने वो डिस्काउंट नहीं दे रहे, लेकिन वो किराया वही रहेगा। लेकिन जो हमारी आम जो ट्रांसपोर्ट है वो 20% डिस्काउंट पे चलेगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा खिची साहब, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है या और जो बड़े इस तरह के शहर हैं वहाँ तक तो चलें ठीक है, ये ऑब्जर्व हो सकता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से ही है। जनूबी पंजाब में अगर हम देखते हैं तो उस तरह से शायद ऑब्जर्व होती हुई चीज़ें नज़र नहीं आती प्रैक्टिकली, यानी उस तरह से उसको फॉलो नहीं किया जाता। आप क्या समझते हैं कि एक इतना बड़ा आबादी का चंक जो जनूबी पंजाब में है और इस साइड से यानी अपर पंजाब से उधर जाता भी है और आता भी है, तो क्या वहाँ पर इंटरसिटी और इंट्रा सिटी लेवल पर ये तमाम के तमाम SOPs ऑब्जर्व किए जा रहे हैं या किए जाएंगे? जी, हमारी तरफ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पूरे पंजाब में हमारे जो DRTAs हैं, जो डिप्टी कमिश्नर के अंडर वहाँ काम करते हैं, उनको हमने बिल्कुल हिदायत दी है। और मैं खुद भी, आज मैं लाहौर हूँ, कल मैंने मुल्तान और दूसरे इलाकों में भी जाना है इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह पूरा इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं कि जो हमने आवाम के लिए 20% डिस्काउंट रिलीव किया है हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर और हमारे वज़ीर आज़म साहब के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह हम इसको यकीनी बनाएंगे। और मैं खुद भी इस वक्त लाहौर से, मैंने कल मुल्तान जाना है, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ा का मैंने खुद भी दौरा करना है। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अवाम को हम रिलीफ भी दें और एक बेहतर सफरी सहूलत भी फराहम करें। अच्छा खिची साहब, ये तो बात हो गई इंटरसिटी बस सर्विस के हवाले से, ट्रांसपोर्ट सर्विस के हवाले से। जो शहरों के अपने अंदर ट्रांसपोर्ट चलती है उसके हवाले से भी बताएगा कि ईद के दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, और इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस के हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आवाम उससे फायदा उठाते हैं, उसके हवाले से भी बताएगा कि कब तक उसको खोला जाएगा। ये अब डिसीजन होंगे थी ईद के बाद। अब अभी हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने अब अवाम के लिए जो ये फैसिलिटी दी है, इसके ऊपर अवाम का और ट्रांसपोर्टर्स का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ईद के बाद फिर इसके ऊपर भी हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमें उम्मीद है कि हमारी अवाम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, हमारे ट्रांसपोर्टर्स भी करेंगे और हुकूमत भी उनके साथ है, और अगर ये सिलसिला यूं ही चला तो इंशाल्लाह होपफुली कि हम फिर मेट्रो वगैरह को भी हम इजाजत देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा खिची साहब, अपनी जरा ज्यूरिसडिक्शन क्लियर कीजिएगा कि ट्रांसपोर्ट का आपका जो इदारा है, आपकी जो मिनिस्ट्री है, वो कैसे ऑब्जर्व करवाएगी इन सारी चीज़ों को? कोऑर्डिनेशन में है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, अगर कहीं पर कोई SOP यानी ओके अड्डा छोड़ती है कोई बस और उसके बाद सड़क पर चली जाती है,
लंबा सफर है, चलती जा रही है, तो उसको कौन चेक कर रहा है, कैसे चेक किया जाएगा? और हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई एसओपी पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो जुर्माना, सजा वो किस तरह से तजवीज की गई है? वो देखिए, हमारे ना ये हमारा सिस्टम ये है कि हमारी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उसके नीचे फिर हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है जिसको डिप्टी कमिश्नर हेड करते हैं, और हमारे सेक्रेटरी डीआरटीएस भी वहां पर अवेलेबल होते हैं। इसके साथ हमारी ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस भी हमें सपोर्ट करती है। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से ये जो हदायत दी गई है, हमारे डिप्टी कमिश्नर जो चेयरमैन डीआरटीएस होते हैं वहां पर अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सजा, जुर्माना वगैरह, यानी अगर कोई ओके, इफ एनीवन फाउंड गिल्टी तो फिर क्या होगा? जी, वो हमारा सेक्रेटरी डीआरटीएस भी हैं हमारे डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस भी वहां पर होती है। तो जो हमने एसओपीज बनाए, ये सारे जो अदारे हैं ये मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि बेनुस सूबाई ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या बताएंगे? बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रेवल करके दूसरे सूबों में भी जाते हैं, क्या आपस में कोऑर्डिनेशन है आप लोगों की सूबों के साथ, स्पेशली अगर सिंध और पंजाब की हम बात करें, इस पे भी बताइएगा। इस वक्त देखिए, मेरा मैंडेट है पंजाब के हवाले से, और पंजाब में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल से ट्रांसपोर्ट रवा है। अब सूबे सिंध ने अभी तक इस बारे में कोई डिसीजन नहीं किया। जब हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, पहले वो कोई डिसीजन करेंगे ट्रांसपोर्ट चलाने का, तो फिर ही हम इसके बारे में कुछ कहें। अच्छा खिची साहब, ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला जो है वो चूंकि अभी 2-3 दिन पहले से, बल्कि अगर कहा जाए 4-5 दिन पहले से कोई हिलजुल शुरू होती है और फिर फैसले लिए जाते हैं, केपीके में खोल दी जाती है, पंजाब जो है वो प्रोएक्टिव होता है अंडर योर लीडरशिप। ज़रा ये शेयर कीजिएगा कि ट्रांसपोर्ट चूँकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हम समझते हैं कि जो ये कोरोना के कोविड-19 के हवाले से बहुत बड़ा वल्नरेबल डिपार्टमेंट है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है लोगों का, अड्डों पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रश होता है, आम हालात में भी बहुत ज़्यादा होता है, और शायद एसओपीज़ भी उस तरह से अमल दरामद नहीं हो पा रहे ट्रांसपोर्ट में, बसों के अड्डों वगैरह पर। तो यानी इसको आगे किस तरह से मैनेज किया जाएगा, जब अगर ये कहा जा रहा है हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से कि इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है? हम मोहतरम, यही तो मैं पहले भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हमने ट्रायल बेस के ऊपर इसको वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के ऊपर हमने ट्रांसपोर्ट को खोल दिया है, और हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरह अब ये कोरोना हमारी हिस्सा है, हमने इसके साथ ही अपने आप को लेकर चलना है। अब इसमें ताली दोनों हाथों से बजेगी, अवाम को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर्स को भी करना पड़ेगा, हुकूमत भी अपनी तरफ अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है। अब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेंगे, साथ साथ उसमें बेहतरी भी आएगी। जहां जहां हमें मकसद इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होगी हुकूमत को, वो हुकूमत इन्वॉल्वमेंट करेगी। अब ये चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हम ये कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह, हमारी भी ये कोशिश है, हुकूमत की ये भरपूर कोशिश है कि हम सिस्टम्स को भी चलाएं और अवाम की सेहत को भी सामने रखें। तो हमारी जो सबसे पहले प्रायोरिटी है वो अवाम की जिंदगी है, अवाम की सेहत है। उसके बाद ये सिस्टम तो चलते ही रहेंगे। जहां ज़ेब खान खिची साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब हमारे साथ थे और उनका यही कहना था कि हुकूमत के ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है, उन्हें ट्रांसपोर्ट को भी खोलना है क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी, और दूसरी जानिब जो है आवाम की सेहत को जो है वो भी मद्देनजर रखना होगा। एसओपीज़ जारी किए गए हैं रिजवान, और जो इन पर अमल दरामद नहीं करेगा तो ये फैसले वापस भी लिए जा सकते हैं। जो रिलैक्सेशन लॉकडाउन में की गई है, जो ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला है, ये ऐसा नहीं है हतमी फैसले कर लिए गए और हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर इन पर अमल दरामद नहीं होगा, एसओपीज़ पर सूरत हाल खराब होती है, तो ये फैसले वापस भी लिए जा सकते हैं, जो यकीनन हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर आपने जैसे एंड किया कि जो यकीनन हम नहीं चाहते, बिल्कुल कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर नाज़रीन हम नहीं चाहते तो हमें खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, इस बात को समझना है कि ओके रियासती मशीनरी अपनी जगह पर काम कर रही है। एक थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज करते हैं कि लॉकडाउन में नरमी नहीं की गई है और तमाम का तमाम कारोबारी ज़िंदगी उसी तरह से बंद है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह ये कारोबारी लोग जो अब दुकानें खोल कर बैठे हैं, रिटेलर्स की बात कर रहे हैं, छोटे दुकानदार की बात हो रही है, वो किस तरह से अपने बीवी बच्चों के साथ ईद गुजार सकते थे, अपने घर वालों के साथ ईद गुजार सकते थे। छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनकी रोज़ी रोटी जो है वो इसी तरह से है, और फिर कुछ लोग डेफिनेटली जो है उससे भी लोअर लेवल पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका भी कारोबार खुला है। तो ये तमाम के तमाम मौके जो हैं वो दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इस शर्त के साथ
कि हमने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। SOPs पर अमल दरामद करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क लगाकर आप बाजार में जाएं, ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम हैंड सैनिटाइजर जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं ताकि बेहतर तरीके से कारोबारी ज़िंदगी चलता रहे। वरना फिर हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जो बार बार हुकूमती अरकान की तरफ से कहा भी गया है कि कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि दोबारा से लॉकडाउन लगाया जाए। और नाज़रीन, अब अगर खुदा ना खास्ता सूरत हाल ख़राब होती है तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही। और जहाँ पर ख्वाहिशात की बात की जा रही है तो आवाम की बड़ी ख्वाहिश थी कि मसाजिद को खोल दिया जाए, मज़ारात को खोल दिया जाए, दरगाहों को खोल दिया जाए। और हम देख रहे हैं कि रिजवान ऐसे ऐलानात भी हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ शब कदर की रात थी, 27वीं की रात थी, लोगों ने इबादत की यकीनन इस वायरस से बचाव के लिए, और अल्लाह ताला से जो है वो तौबा ताइब भी किया गया। लेकिन जहाँ पर हमें SOPs पर अमल दरामद करना है वहाँ पर जज्बाती नहीं होना कि हमें अगर रोका जा रहा है किसी जगह पर जाने से, मस्जिद में कहा जा रहा है कि कम लोग मौजूद रहें, या किसी मार्केट में कहा जा रहा है कि आप कम से कम लोग अंदर दुकान के अंदर मौजूद हो, तो आप इस पर बहस करें, इंतजामिया के साथ आप किसी चपकलिश में पड़ें, किसी बहस मुबाहिसे में पड़े कि नहीं हमें जाने दिया जाए, तो ये आप ही की सेफ्टी को मलहूज़े खातिर रखते हुए किया जा रहा है। और जहां पर आप जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करेंगे तो आपकी अपनी जान को भी खतरा होगा और दूसरे लोगों की भी। और रिजवान, जहां पर आप मास्क पहनने की बात कर रहे थे, ग्लव्स पहनने की बात कर रहे थे, हम ये दोनों चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आती। हम नहीं ये कोशिश करते कि हमारे साथ दूसरा इंसान जो मौजूद है उसके साथ हमारा मुनासिब फासला हो। खवातीन के साथ जो है वो समझती हैं कि कोई बात नहीं, खवातीन है, लेकिन आपको वायरस ये देखकर नहीं लगेगा कि आप खातून हैं या मर्द हैं। अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर मलहूज़े खातिर रखें। बाहर की गई जरा सी बेएहतियाती आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके पीछे पीछे आपके घर में बड़े भी हैं, बूढ़े बच्चे भी हैं, तो यकीनन हमें इन सब की सेफ्टी को जो है इंश्योर करना होगा। और हमारा अपना जिम्मेदाराना किरदार जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। इस हवाले से अभी हमारी वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी जब बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि हम तमाम तर मामलात का जायजा ले रहे हैं। अगर सूरत हाल सही रही तो इसी तरह जारी रहेंगे मामलात, लेकिन अगर सूरत हाल खराब होती है तो असर-ए-नौ जो है मामलात का जायजा लिया जाएगा, असर-ए-नौ फैसले किए जाएंगे। रिजवान, अगर हम ईद की बात करें तो ईद की नमाज के हवाले से भी सदर मुमलिकत ने जैसे कहा है आप अपने घरों में ही वो नमाज अदा करें, तो यकीनन ये भी इसी वजह से है कि आप जो है सेफ रहें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे आप बाज़ारों में रश की बात कर रहे थे तो बहुत अफसोस होता है बाज़ारों की हालत देखकर। बाज़ लोग, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात जो मुझे नज़र आ रही थी वर्दा, जिसका मैं ऑफ एयर जिक्र भी कर रहे थे, कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो हैं उनको लेकर बाज़ारों में फिर रहे हैं लोग। ख़वातीन ने बच्चे गोद में उठाए हुए हैं, खुदारा उन पर भी रहम कीजिए। और वो बच्चे तो मास्क भी नहीं पहनने की उम्र में। बिल्कुल मास्क भी नहीं, और वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है नाज़रीन बच्चों का, तो उनको कम अज़ कम आप अपने घरों में छोड़ कर आएँ। लेकिन बात वही है जो वर्दा आपने भी की कि इक्वली डेंजरस है। आप अगर कैरियर बन के घर के अंदर चले जाते हैं तो आपके बच्चे भी मुतासर उसी तरह ही हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने छोटे छोटे बच्चों को खुदारा इस संजीदगी का एहसास कीजिए। बिल्कुल इसको किसी भी सूरत में जो है वो आसान और नॉन सीरियस समझने की ज़रूरत नहीं है। इसका मजाक ना उड़ाइएगा। ये बहुत ख़तरनाक वबा है, मूजी मरज़ है, और इसको हमने सही तरीके से संजीदगी से जब तक नहीं लिया उस वक्त तक इसका खात्मा तो बहुत दूर की बात है, इसमें कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। रिजवान, एक कॉल भी हमारे जी नाज़रीन, इस वक्त हमें डॉक्टर रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप DMS हैं शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मेरा नाम डॉक्टर इलियास है, DMS इलियास, डॉक्टर इलियास जी, बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत, वो कुछ समझने में शायद हमें गलती हुई थी। डॉक्टर इलियास साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारी न्यूज़ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। ज़रा शेयर कीजिएगा क्या सूरत हाल है। पहला तो सवाल यही बनता है, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। क्या सिचुएशन है, क्योंकि ओवरऑल भी पाकिस्तान में ट्रेजेक्टरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 2000 से ज़्यादा केसेस जो है वो एक दिन में रिपोर्ट हुए, और पिछले हमने देखा कि हफ्ते में तकरीबन रोज़ाना 2500, 1500, 2000 के करीब केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या सूरत हाल है उधर की, रहीम यार खान की क्या सिचुएशन है सर? जी रहीम यार खान जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल है ये सिंध के बॉर्डर, पंजाब के बॉर्डर और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे कायम है। जी जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है जिसमें तकरीबन 1300 बेड का हॉस्पिटल है। तो हमने जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ उस वक्त से लेकर आज तक हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, और हमने अपने एक हॉस्पिटल में एक अलहदा बनाया हुआ है हॉस्पिटल जो कि हमारा सेपरेशन सिस्टम आइसोलेशन है, और इसके अलावा हमने एक करंटीना बनाया हुआ जो शेख खलीफा में हमारा वो है जिस तकरीबन 65 बेड का है। तो हम हर वक्त पूरी तरह तैयार हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे MS साहब हर वक्त इस चीज से कंसर्न है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के DC जो वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। इसके अलावा हमारी पाक फौज वो हमारी फुल हेल्प कर रही है,
और हम लोगों ने स्पेशल इक्विपमेंट से लेकर उनके आइसोलेशन से लेकर उनके जो जितनी भी जरूरियात है लोगों की, जो कि पेशेंट हमारे पास आएंगे, हमने पूरी तैयारी की हुई है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए भी हमने आगे वार्ड तैयार कर रहे हैं और उसके लिए बेड भी मुख्तस किए जा रहे हैं। स्पेशल डेली मीटिंग होती है इस चीज के बारे में 10:30 से 11 बजे तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, और डेली प्लानिंग की जाती है और जितने मरीज हमारे पास मौजूद होते हैं उनकी सहूलियात का जायजा लिया जाता है, उनके कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके खाने का प्रॉब्लम ना हो और उनको और कोई प्रॉब्लम ना हो। जी जी। अच्छा राना लियाज साहब, ये भी फरमाइएगा कि अवाम कितनी ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं आपके इलाके में, क्योंकि हम देखते हैं कि जनूबी पंजाब के अवाम है जहां पर देही इलाके से ज्यादातर लोग आते होंगे आपके पास, तो एक तो उनमें कितना ज्यादा शऊर पाया जाता है इस वायरस को लेकर और कितना ज्यादा जिम्मेदाराना किरदार वो इसमें अदा कर रहे हैं, बताइएगा। जी, ये एक पैंडेमिक पोजीशन है, आपको भी सब समझते हैं। जो पाकिस्तानी जो कौम है वो कम समझती इस चीज को, मगर यहाँ पर तो हमारे यहाँ इस वक्त टेम्परेचर तकरीबन 40 से अब जा रहा है और ये आज का जो टेम्परेचर है उसका उम्मीद है कि कह रहे हैं कि 45 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आवाम इस बात को कम समझ रहे हैं, मगर ये है कि बाजारों में रश वैसे मौजूद है, मगर लोग इस चीज से है कि मास्क पहन के रखे हुए हैं। हमने एक मुहिम चलाई है अपने हॉस्पिटल में कि हमने बकायदा 2 टीमें बनाई हैं कि अपने हमारे हॉस्पिटल में कोई ऐसा बंदा पेशेंट को उसका लवाहिकीन दाखिल ना हो जो कि मास्क के बगैर हो। मास्क अगर वो पहना होगा तो वो अंदर आएगा, वरना कोई अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ सैनिटेशन कायम किए हैं जगह पर और वाश बेसन बनाए हैं तकरीबन 50 के करीब, ताकि लोग जो भी किसी वार्ड में जाएं कहीं जाएं वो हाथ धोएं और मास्क पहन के। हम अपने तौर पे अपने डिपार्टमेंट के तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस चीज को समझें और वो मास्क पहने और हाथ को धोएं और वो ख्याल रखें, गैदरिंग ना करें, अपना फासला 6 फुट का रखें। हम लोगों को समझा भी रहे हैं, हमने बैनर भी लगाए हैं और हम मीडिया पे भी इसकी मुहिम चला रहे हैं सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल अपने हॉस्पिटल के हवाले से बताया कि आप बिल्कुल फुली इक्विप्ड हैं। रहीम यार खान सरहदी शहर है पंजाब का, जरा ओवरऑल अगर बात कर लें हम, लॉकडाउन में नरमी हुई, आवाम बाहर निकली है और आप भी डेफिनेटली टेलीविज़न स्क्रीन्स पर मुख्तलिफ चैनल्स पर भी देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा रश बाज़ जगहों पर तंग और ख़ास तौर पर जो जहाँ पर मैं कहूँगा कि ख़वातीन की चीज़ें मिलती हैं, जैसे मतलब मुख्तलिफ बाज़ार होते हैं स्पेसिफिक, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। तो ये क्या हम इतने 2-3 महीने गुजरने के बाद भी कौम उसको सीरियस क्यों नहीं ले रही? लॉकडाउन में नरमी हुई है तो हम समझ रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया है। सर असल में बात यह है कि ये तो एक ओवरऑल लोगों का कंसेप्ट है बना हुआ कि वो समझ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में हमारी मोर्टेलिटी रेट कम हुई है तो पाकिस्तान में कोरोना नहीं है। वो कहते हैं कि आम रूटीन में पास अगर एक हॉस्पिटल में 20-25-30 लोगों की डेली डेथ होती थी, वो उसकी मोर्टेलिटी कम होगी। आम लोग ये समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मीटिंग में बैठ के बात करते हैं, लोग पूछते हैं कि अब हॉस्पिटल में कितनी मोर्टेलिटी हो रही है। तो आम पब्लिक के जो पैगाम गया हुआ वो यही है कि कोरोना नहीं है, बस अपना एंजॉय करो, अपनी ईदी के लिए तैयारी करो, अपने जेल बनाए बैठे हैं। इसलिए वो लोग जोक दर जोक लोग आ रहे हैं, बाजारों में आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं। मगर हम लोग तो तैयार हैं इस चीज के लिए कि आइंदा क्या होना है, क्या, क्योंकि जून का महीना बहुत बड़ा सख्त है हम लोगों के लिए, तो हम लोगों ने फुल तैयारी की हुई है। हमने तो अपनी उस SOPs के तहत काम करना है कि हमने इन लोगों को बचाना है। डॉक्टर साहब वर्दा, आपकी इजाजत से मैं एक मेरे जहन में सवाल आ रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कौन डिसाइड करता है, ये कैसे डिसाइड होता है अप्रैल का महीना सख्त होगा या नरम होगा, मई का महीना, यानी वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा। अब जैसे अब कहा, अब सॉरी, अब ये कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, अब ये कहा जा रहा है कि जून का महीना सख्त होगा, पहले मई का महीना सख्त कहा गया, तो वो क्या पैरामीटर्स है जो किसी भी महीने को सख्त या नरम करते हैं? सर ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने बकायदा एक न्यूज जारी किया है, हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस के, उन्होंने ये जारी किया न्यूज, आम लोग भी सुनते हैं, हर किसी के पास पहुंचती है। उन्होंने कहा है कि ये जून का महीना होगा, इसमें बहुत ज्यादा होगा। उसका पैरामीटर ये अब इसलिए बन रहा है कि पहले हमारा बहुत अच्छा लॉकडाउन रहा है, पहले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, फिर आज तक खुलता गया, और मगर इस लॉकडाउन खुलने की वजह से ये पैरामीटर डेवलप हो रहे हैं कि क्योंकि जब लोग बाहर निकलेंगे, बाहर जाएंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, फासले का ख्याल नहीं रखेंगे, तो इस तरह ये चीज वबा फैलेगी। आज की बेहतियाती जो है वो आइंदा आने वाले दिनों को प्रेडिक्ट कर देती है। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि टेम्परेचर का आपने बताया कि दर्जा हरारत जो है वो 40 को टच कर रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में ये मजीद भी बढ़ सकता है, क्या इसके भी कुछ असरात मुरतब हुए हैं इस कोविड-19 पर?
देखिए, ये जो आम तौर पे जो हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट में ये चलता है कि हमेशा निमोनिया जो आता था वो सर्दियों में आया करता था, और इस वजह से ये इसकी जो वबा फैलती थी वो विंटर में ज्यादा होती थी, तो गर्मियों में ये वाकई ही खत्म हो जाता था। और इस चीज से वाकई फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जब बाहर वेपोरेट होगा। जी बिल्कुल, होपिंग फॉर द बेस्ट डॉक्टर साहब, कुछ बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना मोहम्मद इलियास, आप DMS थे रहीम यार खान में शेख ज़ायद अस्पताल के। गुफ्तगू चल रही थी तिब के हवाले से, सेहत के हवाले से, मेडिकल साइंसेज के हवाले से, कि तैयारी जो है बहरहाल की जा रही है और ट्रेजेक्ट्री अभी मज़ीद ऊपर जाने की का इम्कान, खदशा जाहिर किया जा रहा है, ख़ास तौर पर जून के महीने में। और इसकी बुनियादी वजह लॉकडाउन में नरमी की बताई जा रही है। अब लॉकडाउन में नरमी की क्यों गई है? बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरफ से सिर्फ एहसास किया गया है उस तबके का जो जिनके कारोबार बंद होने की वजह से, जो कि दिहाड़ीदार, यौमिया उजरत वाले मजदूर थे, लोग थे, और या छोटी दुकानों वाले रिटेलर्स थे, परचून फरोश थे, करियाना की दुकानें थी। इन सब का एहसास करते हुए लॉकडाउन में नरमी की गई, और ख़ास तौर पर ताकि मुआशी पहिया जो है वो भी चलता रहे, कुछ कारोबारी ज़िंदगी बहाल किया जा सके। अब अगर कारोबारी ज़िंदगी बहाल हो रहा है तो इसके किस तरह से जो है वो समरात और असरात हम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जो पैसा इधर से कमाया जा रहा है वो कोविड-19 की ट्रीटमेंट पर खुदा ना खास्ता लगा दिया जाए। मईशत किस हद तक बेहतर होती हुई अब हमें नज़र आ रही है। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं डॉक्टर सलमान शाह। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मईशत के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, और ये जो हुकूमत पंजाब के साथ भी एसोसिएटेड है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। सर ज़रा शेयर कीजिएगा, मुआशी सरगर्मियाँ कोशिश की जा रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बहाल की जाएँ। डेफिनेटली उसकी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर वो डॉक्टर से पूछने की है कि इस खुदा ना खास्ता ये जो रश हो रहा है इसका क्या असर पड़ेगा। आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि किस हद तक हम तवक्को रख सकते हैं कि मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर अंदाज में कुछ SOPs के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ चलती रहें या आगे बढ़ती रहे, ताकि लोगों के घरों का चूल्हा भी जलता रहे और हुकूमती जो उमूर होते हैं उनकी अंजामदही के लिए भी रेवेन्यू इकट्ठा होता रहे। देखिए, ये तो इस वक्त पूरी दुनिया में यही मसला चल रहा है कि कैसे इकोनॉमिक जो पहिया है उसको कैसे चालू किया जाए ताकि लोग जो हैं बेरोजगार जो हैं वो अपनी रोजी कमा सकें। और ये पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग मुल्क हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो डेली वेजेस पे होते हैं या बड़े शॉर्ट टर्म उनकी एम्प्लॉयमेंट होती है, तो ऑलरेडी हमारे मुल्क में कोई 2.5 से 3 करोड़ जो वर्कर्स हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं। इसकी वजह से आपको पता है कि सारे बाजार बंद रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद रही हैं, बहुत सी सप्लाई चेन्स जो हैं वो डिसरप्ट हो गई हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम खासा इफेक्ट हुआ है, पूरी ट्रांसपोर्ट इफेक्ट हुई है, एयरलाइंस जो हैं वो भी इफेक्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसका इम्पैक्ट ये है कि इकॉनमी जो है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 62 साल में पहली दफ़ा नेगेटिव जा रही है। सो इसको टैकल करने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुर्बत भी बढ़ती है और जो भूख और अफलास के जो कैजुअल्टीज हैं वो भी उसके साथ बनती हैं। सो आई थिंक इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को कोरोना के साथ निपटने के लिए इकोनॉमिक पहिए को भी चालू रखने की ज़रूरत है। सो अब देखने की बात यह है कि क्या हम कोई ऐसे SOPs इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे जिससे थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, जिसमें प्रिकॉशंस भी ली जाएं, जिसमें मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम। और ये आपको पूरी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, बाजार हैं, दफ्तर हैं, इन सारों को हमें इन स्टैंडर्ड्स पे लाना पड़ेगा, तो फिर जाके ये काबू में आएगी चीज़। सो आई थिंक इसके लिए पूरे माशरे को मोबिलाइज करना पड़ेगा। हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर, बाजार के जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ये सब मिलके ये काम करेंगी तो शायद हम इस पे काबू पाने में कामयाब हो जाएं। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ये सप्लाई चेन अगर खुल भी जाती हैं
तो फिर भी उस लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी जो Purchase power, बिल्कुल। पहले थी, क्योंकि लोगों की इस वक्त खौफ भी है, लोगों की आमदन में बहुत कमी आ चुकी है। तो इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के जो मंसूबे हैं उनको तेज किया जाए, ताकि हर जगह पे, हर यूनियन काउंसिल में, हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट का काम शुरू हो। और अब इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बड़ा काम होगा, सड़कों का, नई सड़कें बने, कंस्ट्रक्शन हो, ताकि लोगों को मुतबादिल जो रोजगार है वो भी मिल सके। तो इस वक्त चैलेंज बड़े अहम चैलेंज हैं, बहुत बड़े चैलेंज हैं, जिसमें हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक को मिल के काम करने की बहुत ज़रूरत है। और अल्टीमेटली हर बंदे को अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और हर बंदे को पता होना चाहिए कि वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ना डाले कि उसको कोरोना की इन्फेक्शन आ जाए। बिल्कुल सही, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सबको अपना ख्याल रखना होगा। अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो यकीनन हम दूसरों के लिए भी खतरा नहीं बनेंगे और दूसरों से खतरा कैच भी नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, नई तिजारती पॉलिसी का बड़ा इंतजार किया जा रहा है। एक तो इस हवाले से भी बताएगा, क्योंकि कोविड-19 के बाद हम देख रहे हैं कि तमाम तर मामला तब्दील हो गए हैं। जो पहले हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी अब वो भी तब्दील हो गई हैं। बहुत सी चीजों पर कट लग जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी हमें असर-ए-नौ मुरतब करने होंगे प्लान्स। क्या समझते हैं कि क्या कब तक एक तो ये तिजारती पॉलिसी लेके आई जाएगी और उसके बाद माजी के मुकाबले में वो कितनी मुख्तलिफ होगी मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इस वक्त आपकी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पूरी तरह मुतासिर है। True. और बहुत सी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो अब इंपोर्ट नहीं हो सकेंगी। इसका मतलब ये है कि आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो करनी पड़ेगी। जो चीजें इंपोर्ट होती थी उनको पाकिस्तान में ही बनाना पड़ेगा, और ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे उभरेगी। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में भी शायद कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन उसके साथ साथ नई एक्सपोर्ट्स की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे पिछले दिनों खबर आई है कि पाकिस्तान में एक दवाई बनने जा रही है जो पूरी दुनिया में सप्लाई होगी, और वो भी कोरोना के साथ उसका तल्लक है। इसी तरह आपको फूड की एक्सपोर्ट में अगर हम अपनी एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में बहुत बेहतरी ले आए और उससे हम एक रीजन के लिए एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज भी ला सकते हैं, तो ये एक जो ट्रेड पॉलिसी आएगी इसमें इस किस्म के इंसेंटिव्स होंगे जिससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस भी हो सकें और एक्सपोर्ट प्रमोशन भी हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कितना ज़रूरत है गवर्नमेंट्स, क्योंकि बजट आने वाला है, हुकूमतों को यानी क्या फोकस रखा जाएगा बजट में? जैसे वर्दा ने भी कहा कि प्रायोरिटीज देयर ऑल टुगेदर चेंज, तो अब क्या बजट को किस तरह से देखा जा रहा है, तैयारी के मराहिल किस तरह से हो रहे हैं? और दूसरा ये क्योंकि अब वो जो एक स्टैंडर्ड बजट होता था, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, वो सब कुछ जो है बहरहाल अब सब कुछ उलट पुलट हो गया है। तो और कौन से ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस शायद बजट में पंजाब की हद तक ही चले बात कर लें होने चाहिए ताकि इतने बड़े सूबे की इकोनॉमी को कुछ हद तक बेहतर किया जा सके? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोरोना की वजह से क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्रप्शन हुई है तो टैक्स के जो कलेक्शंस हैं वो भी बहुत डाउन है। जाहिर है जब बिजनेस नहीं होगी और कारोबार बंद होगा तो फिर टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, और टैक्स की रियायतें भी दी जा रही हैं ताकि बिजनेसेस चलें। सो जब टैक्सेस नहीं हैं तो फिर हुकूमत के अखराजात जो हैं उनमें भी कटौती की जरूरत पड़ती है। अब इशू ये है कि क्योंकि हुकूमत ने अगर रोजगार के मौके देने हैं तो डेवलपमेंट करने की बहुत जरूरत होगी। तो डेवलपमेंट स्पेंडिंग को आपको ना सिर्फ मेंटेन करना है पिछले लेवल पे, उसको बढ़ाना भी है। और अगर टैक्सेस कम होंगे तो फिर ये एक ही सूरत में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ आप कर्जा ज़्यादा लें
और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप करंट बजट जो है उसको कम करें। सो फोकस ये है कि किफायत शुमारी जो है वो करंट साइड पे जितनी हो सकती है वो की जाए, एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जाए और जितना हो सकता है डेवलपमेंट को इजाफा किया जाए और डेवलपमेंट के काम जो है वो तेजी से मुकम्मल किए जाएं, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मुकम्मल होने के करीब हैं और उनको आपको बहुत जल्दी मुकम्मल करना चाहिए। और वैसे भी जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में यूनियन काउंसिल तक आपको डेवलपमेंट लेके जानी पड़ेगी ताकि वो लोगों को रोजगार या हो शॉर्ट टर्म में रोजगार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और जनरल डेवलपमेंट में करने से आती है। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, आखिर में ये ज़रूर फरमाइएगा, हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल इस कोशिश में है कि आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाया जाए, कारोबारी जो छोटे कारोबार करने वाले हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए, रिलीफ दिया जाए उनको, चाहे वो बिलिंग की मद में हो या फंड्स की मद में हो। लेकिन हमने देखा है कि इसके बावजूद बेरोज़गारी की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। बड़े बड़े टाइकॉन्स जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, वो हुकूमत से तो मुराद ले लेती हैं, लेकिन आम आदमी को जहाँ पर फ़ायदा पहुँचाने की बात होती है तो उसका फुकदान नज़र आता है। क्या ये चीजें भी नजर में हैं और इन पर काम किया जा रहा है कि इसको कैसे इसकी रोकथाम मुमकिन हो? जी, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्योंकि ये इस वक्त जो हुआ है इकोनॉमिक, जिसे कहना चाहिए डिस्ट्रप्शन हुई है, वो प्रोडक्शन की वजह से हुई है। जब आपकी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं और जब आपके बाजार बंद हुए हैं, उसका एक नतीजा ये है कि बहुत बेरोजगारी हुई है। बेरोजगारी के साथ साथ आपकी इनकम जो है, आमदन में बहुत गिरावट आई है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो उसका फिर एक इम्पैक्ट डिमांड पे भी आता है। जब आपकी आमदन कम होती है तो आपकी डिमांड भी कम होती है और डिमांड कम होती है तो फिर आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम होती है। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक डाउनवर्ड स्पाइरल होता है जिसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि डिमांड क्रिएट की जाए और इस वक्त जो गवर्नमेंट के पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो वो बिजनेस कम्युनिटी को जो मराद दे रहे हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को जारी रखें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी नीचे आए, और दूसरी तरफ आपको ये डेवलपमेंट के काम शुरू करने पड़ेंगे ताकि डिमांड पैदा हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, बाकी जो सड़कें बने, ब्रिजेस बने, बिल्डिंग्स बने, ताकि वहाँ पे रोजगार के मौके पैदा किए जाएं, ताकि ये जो इकोनॉमिक पहिया है ये चलता रहे, ये इसको स्लो डाउन ना हो। सही। इसमें खास से ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी हैं जो कि आप प्राइवेट सेक्टर से मिलके कर सकते हैं। इसमें हुकूमतें जो हैं सुकूक बॉन्ड्स भी इशू कर सकती हैं, दूसरे की कैपिटल मार्केट्स की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग आप कर सकें, क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके फ़ायदे अगले लंबी मुद्दत तक फ़ायदे आते हैं और उसका शॉर्ट टर्म फ़ायदा ये है कि उसको इमीडिएटली रोज़गार मिलती है मजदूर के लिए। सो ये दोनों चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनको हासिल करने के लिए अगर आप कर्जा जात से भी इसको मुकम्मल करें और कैपिटल मार्केट से पैसा लेके इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करें तो इनके बेनिफिट्स बड़ी जल्दी आ सकते हैं और इकोनॉमिक बिल्कुल सही जी, बेनिफिट्स जल्दी भी आते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। डॉक्टर सलमान शाह, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का। जनाज़िन, मईशत की बात हो, सेहत की बात हो, कहीं पर भी कोई भी बात कर ली जाए कोविड-19 के हवाले से, बात वही होती है कि माशी सरगर्मियाँ अगर जारी रखनी है तो SOPs के साथ जारी रखनी है। ट्रांसपोर्ट अगर आपने खोलना है और उसको जारी रखना है, अपने घरों में आना जाना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि उन SOPs पर, उन हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद किया जाए जो हुकूमत की तरफ से ही नहीं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो नाफिज़ुल अमल हैं। और उसके साथ साथ फिर सेहत जो है वो तो बहरहाल इंसान की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। और रिजवान, जहाँ पर आप बजट की बात कर रहे थे, तो यकीनन बजट की तैयारी में इस बार हमें ये भी देखना होगा कि जो बहुत माजी में अगर हम जाएं तो जो शोबे नज़रअंदाज होते रहे,
खुसूसन सेहत का शोबा, हाँ तो उन पर ज़्यादा फोकस रहेगा, उनके लिए ज़्यादा बजट जो है वो उसकी ज़रूरत भी होगी, उसके लिए बेहतर पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत होगी। यकीनन आवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है ये तो हुकूमत देख ही रही है, लेकिन आवाम को क्या करना है हुकूमत के लिए, वो SOPs पर अमल दरामद है। इसी नोट पर नाज़रीन हमारी इस चंक का वक्त जो है ट्रांसमिशन का ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और रिजवान रौनक को यहाँ पर आपको इजाज़त देनी है और इसके बाद न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ है। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन।